चलिए देखिए, हमने आपको वेक्टर बता दिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए थे, ठीक है ना। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता दिया था, ठीक है। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट ए है, x1 y1 और क्या z1, कोई दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 और क्या z2, ठीक है। तो ए का ओरिजिन के रेफरेंस से पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और बी का ओरिजिन के रेफरेंस से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। समझिएगा, ये OA और OB दो पोजीशन वेक्टर आपको मिल गए। तो जो ये कार्टेशियन में लिखा था, इसको अपन ऐसे वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बता चुका हूं आपको, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और k कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। और ये x1 y1 z1 के मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के। आगे समझना। अब अगर मान लीजिए हम बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर की, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है, एक तो एनालिटिकल और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है, एक होता है क्या एनालिटिकल और दूसरा क्या होता है ज्योमेट्रिकल। मैं आपको पहले एनालिटिकल बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद क्या ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस k, दूसरा वेक्टर है i माइनस j प्लस 2k। और कोई हमसे कह दे कि a प्लस बी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, a प्लस बी। समझिएगा, a का वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, प्लस b का वैल्यू कितना है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इस तरीके से हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर मिल गया। अगर a वेक्टर और b वेक्टर आपके पास है तो आप समझ के चलिए कि आपको a प्लस बी कैसे करना है। समझिएगा बात को, a प्लस बी आप कैसे करेंगे। तो अगर हमने a प्लस बी करना है तो हम i वाले को i वाले के साथ ऐड करेंगे। तो 2i प्लस i कितना 3i, 3j माइनस j कितना 2j और माइनस के प्लस 2k कितना आएगा प्लस के। ये हो गया भैया a प्लस बी। इसको बोलते हैं अपन एनालिटिकल मेथड। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने सिर्फ लाइन खींची है, ये सिर्फ लाइन बताती है कि जो क्वांटिटीज है ये वेक्टर है, ठीक है ना। अब ये यूनिट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है वो अलग बात है, ठीक है ना। बाकी ये पक्का है कि ये वेक्टर से अपन ने उठाया है यार। ये एनालिटिकल एडिशन कहलाता है। ऐसे ही एनालिटिकल सब्ट्रैक्शन भी होता है। ये देखो यार, a माइनस बी, a का वैल्यू कितना है 2i प्लस 3j माइनस k, माइनस b का वैल्यू कितना है i माइनस j प्लस 2k। करिए सब्ट्रैक्शन, 2i प्लस 3j माइनस k, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस i प्लस j और माइनस 2k। चलो देखो, 2i माइनस i कितना होगा i, 3j प्लस j कितना होगा बोलो 4j और माइनस के माइनस 2k कितना होगा माइनस 3k। इसको अपन बोलते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये डिफरेंस है और ये सम है, ये एडिशन है और ये क्या है सब्ट्रैक्शन है। ये कौन सा मेथड है भैया, एनालिटिकल मेथड है। कौन सा मेथड है ये, एनालिटिकल। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को वेक्टर में एक्सप्रेस करने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एडिशन ऑफ वेक्टर का कौन सा मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड है। और मैं आपको पोजीशन वेक्टर भी बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताने जाना है उसके लिए हमको ज्योमेट्रिकल एडिशन पहले पता होना चाहिए, है ना। फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता हूं, ठीक है। तो आपको पोजीशन वेक्टर मैं पहले बता चुका था और मैंने आपको ये एनालिटिकल एडिशन बता दिया। अगर आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू है तो एनालिटिकल एडिशन इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। चलिए, सब्ट्रैक्शन भी इस तरीके से करना है। अब बात कर रहे हैं अपन ज्योमेट्रिकल एडिशन की। समझिएगा, ज्योमेट्रिकल वेक्टर एडिशन का जो ज्योमेट्रिकल मेथड है
उसमें हम 3 तरीके से 2 वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। पहला होता है ट्रायंगल लॉ। बात को आराम से समझिए। मैंने आपको सारे वेक्टर्स के टाइप्स बता दिए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, याद है ना? पूरे टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए थे, उनको बढ़िया से रीड करना है और डाउट आने पे पूछना है। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ होता है? पैरेललोग्राम लॉ। और पता है आपको, हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल आएंगे, सीट चेक करते रहा करो। अभी देखो कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक हुआ नहीं है, ये जब वेक्टर एडिशन हो जाएगा ना तो न्यूमेरिकल आएंगे बहुत सारे, ठीक है ना? जैसे ये वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, सीट चेक करना और उसको सॉल्व करना और मुझे भेजना, और डाउट आए तो भी भेजना। ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ। बात को समझें तो एक्चुअल में लॉ होता है ट्रायंगल लॉ। बाकी पैरेललोग्राम लॉ जो है वो भी ट्रायंगल लॉ जैसे सॉल्व होता है, और पॉलीगन लॉ तो ट्रायंगल लॉ जैसे होता ही है, ठीक है ना? समझिएगा, वेक्टर एडिशन के ये ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं। पहला कौन सा? ट्रायंगल लॉ। दूसरा कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ। और तीसरा कौन सा? पॉलीगन लॉ। बात को समझिएगा। कहता क्या है ट्रायंगल लॉ? पहले स्टेटमेंट जानिए। मान लीजिए मैंने 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर है मेरे पास ए, दूसरा है मेरे पास वेक्टर बी। ये था भैया वेक्टर ए और ये था क्या? वेक्टर बी। चलो, हमसे बोला गया अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोल दें? किसी ट्रायंगल की साइड बोल दें। चलो यार, ये हो गया ए, है ना? और ये क्या हो गया? बी। सॉरी, ये हो गया ए और ये क्या हो गया? बी। ये है भैया ए और ये है क्या? बी। ये लो वेक्टर ए और ये क्या? वेक्टर बी। तो कहते क्या है लॉ में? क्या कहते हैं? अगर हम इन 2 वेक्टर्स को ट्रायंगल की साइड बना दें, अगर इन 2 वेक्टर्स को, मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो जो वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल लॉ है उसको सेट कैसे किया गया? सोचो, हम उन 2 वेक्टर्स को ट्रायंगल की 2 साइड बना दें। हमने उन 2 वेक्टर्स को ट्रायंगल की 2 साइड बना दी। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। हमने अपने 2 वेक्टर्स को ट्रायंगल की साइड्स बना दी। तो क्या है ट्रायंगल लॉ? व्हेनेवर, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि इफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, या 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन एज द 2 वेक्टर्स A and B. If 2 sides of the triangle taken as क्या? 2 vectors A and B, then the resultant of these vectors represented by the क्या? Third side of the triangle. Represented by the क्या? Third side of the triangle, but taken in opposite order. Taken in opposite order. समझो, फिर से समझो एकदम ध्यान से। ट्रायंगल लॉ क्या है? वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ कैसे बना? मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, उन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है? हम गए और हमने वेक्टर अलजेब्रा वालों से पूछा कि भाई हमारे पास 2 वेक्टर हैं, तो हम कैसे ऐड करें? तो उन्होंने कहा हमारे पास 2 मेथड है। कौन सी मेथड है? एक एनालिटिकल मेथड है, एक ज्योमेट्रिकल। एनालिटिकल वो थी जो थोड़ी देर पहले बताई गई। अब ज्योमेट्रिकल क्या होती है? तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो तुम्हारे पास 2 वेक्टर हैं उन वेक्टर्स को ट्रायंगल की साइड्स बना लो, सेम ऑर्डर में लेते हुए। सेम ऑर्डर मतलब शुरुआत से बाद में, फिर शुरुआत से बाद में। ये भी जिस तरफ घूम रहा है एक ही तरफ दोनों घूम रहे हैं, ये भी फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड, ठीक है ना? तो 2 साइड्स बना दो आप ट्रायंगल अपने 2 वेक्टर से। बोले फिर? तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बताएगा? उस ट्रायंगल की 3rd साइड। कौन बताएगा? उस ट्रायंगल की 3rd साइड। लेकिन कैसे? अपोजिट ऑर्डर में। समझो, मैंने ए को बना दिया ट्रायंगल की साइड ए बी, मैंने बी को बना दिया ट्रायंगल की साइड बी सी। तो इन दोनों का समेशन कौन बताएगा? ए सी। अब देखना, मैं ए से कहां गया? बी में। फिर बी से कहां गया? सी में। तो मुझे सी से कहां जाना चाहिए? ए में। अगर मैं सी से ए में जाता मतलब सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हम ए से बी में गए, बी से सी में गए, लेकिन सी से ए में नहीं गए। कहां गए? ए से सी में। मतलब ऑर्डर रिवर्स हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर अपोजिट हो गया। तो क्या है ट्रायंगल लॉ? अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, whenever we consider the 2 sides of the vector, whenever we consider the 2 sides of the triangle as 2 vectors,
whenever we consider the two sides of the triangle as two vectors in both magnitude as well as the direction in same order, then the resultant of these vectors will represented by the third side of that triangle taken in opposite order. समझ में आया क्या बोला जा रहा है? अगर आप ट्राइंगल की कोई दो साइड को दो वेक्टर मान लो, या कोई दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड मान लो, तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन बताएगा? तीसरी साइड बताएगी, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। समझ में आया? ए से बी गए, बी से सी गए, तो सी से कहां आना चाहिए? ए, लेकिन नहीं, कहां जाओगे आप? ए से सी जाओगे, ठीक है ना? रिजल्टेंट कौन बताएगा? ए से सी। ये एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्स है, ये हो गया भाई रिजल्टेंट। तो आर इक्वल क्या होगा मालूम है आपको? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई बी। तो ए है ए से बी, बी है बी से सी, तो आर कहां होना चाहिए? सी से ए, लेकिन नहीं, कैसा होना है? अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? लॉ का मतलब होता है सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सभी से टेस्टिंग कराने के बाद, सबके एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद, उसके बाद जिस पे सिग्नेचर हो गए वही लॉ बन जाता है। लॉ मतलब अब लो, अब आप उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं लगा सकते, ठीक है ना? वो प्रूव्ड है, बहुत सारे लोगों के सामने वो चीज क्या हो गई है? डिक्लेयर हो गई है। क्या डिक्लेयर हुई? अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो, किस मेथड से? ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो आपको किसको सपोर्ट करना पड़ेगा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, if two vectors can be represented by any two sides of the triangle, then their resultant will represented by the third side taken in opposite order, taken in opposite order। क्या है ट्राइंगल लॉ? अगर कोई दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, तो तीसरी साइड किस काम आएगी? तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताएगी, लेकिन कैसा? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब कि AC is equals to AB plus BC। आ गया समझ में? AC इक्वल AB प्लस BC। आ गया समझ में? क्या प्रॉब्लम है बताओ? बन जाएगा AC इक्वल क्या? AB प्लस BC। ये है भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप यहां से घूम के आइए, हम यहां से सीधे आते हैं, बात बराबर है? आप यहां से घूम के आइए, मतलब ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, हम ए से सीधे सी आते हैं, तो ए से सी बराबर ए से बी प्लस बी से सी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो क्या है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें विथ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या? डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स विल रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। समझ में आ गया? आर इक्वल क्या हो गया? ए प्लस बी। चलिए, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी वेक्टर होगा। आप दिखा भी रहे हो आर। जब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? तो चलो आओ हम फाइंड करने जा रहे हैं इस आर का मैग्नीट्यूड और क्या? डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, तो उसका एडिशन क्या होगा? आर। आर इक्वल ए प्लस बी, आर इक्वल ए प्लस बी। तो आप बताइए इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस आर की डायरेक्शन क्या होगी? चलो देखो यार, ये ट्राइंगल था, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसको बोलेंगे अपन वेक्टर ए, इसको बोलेंगे क्या है ही, मान लिया है अपन ने, और ये हो गया इनका रिजल्टेंट आर। समझना बात को? वेक्टर आर इक्वल कितना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम चाहते हैं आर का मैग्नीट्यूड। अब बात समझना, आर का मैग्नीट्यूड चाहते हैं हम। ए और बी का मैग्नीट्यूड तो मालूम है, ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, सिंपल सी बात है। अब लेकिन हम आर को ए और बी से रिलेट करना चाहते हैं, मतलब हम ट्राइंगल की साइड्स में रिलेशन बताना चाहते हैं। और याद रखें, ट्राइंगल की साइड्स में रिलेशन बताने के लिए या तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और या फिर पाइथागोरस। और चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ चाहे पाइथागोरस, दोनों केस में आपको क्या बनाना पड़ता है? राइट एंगल ट्राइंगल। मालूम है ना
क्या समझे आप? आपको रिजल्टेंट को ए और बी से रिलेट करना है। किसको? तो वो तो आपने कर दिया। फिर ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। तो सर बताओ आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो मतलब हम मैग्नीट्यूड मतलब इनकी लेंथ, साइड की लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब इन साइड्स की क्या? लेंथ। और साइड्स को अगर अपन रिलेट करना चाहते हैं, ट्राइंगल की साइड्स को आपस में रिलेट करना है, तो दो ही मेथड है, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ चाहे पाइथागोरस थ्योरम, दोनों केस में क्या करना पड़ेगा? आपको राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलो आओ राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ये मैंने एल्टीट्यूड खींच दिया, किस पे? ए बी प्रोड्यूस्ड पे। ए बी प्रोड्यूस करूंगा मैं आगे और उस पे क्या खींच दूंगा? एल्टीट्यूड। इसका नाम रखवा दिया मैंने सी डी। क्या नाम रखवा दिया? सी डी। चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास कितने राइट ट्राइंगल है भैया? दो राइट ट्राइंगल है। कितने राइट ट्राइंगल है? दो। चलिए बात करते हैं। इन ट्राइंगल सीबीडी, कौन सा ट्राइंगल? सीबीडी। चलो देखो ये सीबीडी राइट ट्राइंगल है हमारे पास, समझो ध्यान से। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कहां बनेगा? इधर बनेगा। क्योंकि एंगल कहां बनता है? जहां से दोनों रे बाहर की तरफ निकल रही हो, है ना? ऐसा तो नहीं होता कि ये अंदर आ रही हो ये बाहर निकल रही हो, नहीं ना, दोनों की दोनों कहां बननी चाहिए? बाहर। तो ए और बी के बीच का एंगल कहां माना जाएगा? इसको नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा? इसको। क्यों? क्योंकि देखो ए इधर जा रही है और बी किधर जा रही है? बी इधर जा रही है। आया समझ में? तो ए और बी के बीच का एंगल कहां बनेगा? यहां। एंगल बिटवीन ए एंड बी कहां होगा? यहां। क्योंकि देखो ये ए, जिस जगह पे एंगल बनेगा वहां से दोनों रे बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। कहां निकल रही होती हैं? बाहर की तरफ। याद रखना, मैं पहले भी एंगल पढ़ाते समय 8th 9th में बता चुका हूं सबको, है ना? चलो फिर भी देखो ट्राइंगल सीबीडी, देखो सीबीडी में लगाओ पाइथागोरस। बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा राइट ट्राइंगल, अगर आपको याद हो आपने मेरे से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो मैं क्या कहता था? जब भी राइट ट्राइंगल दिखे और साइड्स में रिलेशन निकालनी हो, तो जितने भी राइट ट्राइंगल दिखे सब में पाइथागोरस लगा के रख लिया करो। स्पेयर में रख लो, कहीं ना कहीं काम आई जाएंगे। जितने भी राइट ट्राइंगल मिले हर राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के रख लिया करो, ठीक है? हर राइट ट्राइंगल में कितने थे अपने पास? एक तो सीबीडी था, लगा के रख लिया। दूसरा कौन सा है? एसीडी। कौन सा है? एसीडी। चलो देखो एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने क्वेश्चन को ड्रॉ किया था तब ना तो बीडी था और ना ही सीडी। ये क्यों आया? कंस्ट्रक्शन से आया। क्यों आया? कंस्ट्रक्शन मतलब ये हमारे लिए डिस्पोजल है। जरूरत लगी सो हमने बना लिया, जरूरत खत्म तो हम इनको भी क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट। चलो अच्छा मौका है सीडी को खत्म करने का। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। करो सब्ट्रैक्ट भाई, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ध्यान दीजिए, CD से CD कट जाएगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। चलो आगे देखो, AC की लेंथ क्या है भैया? R। AC की लेंथ क्या है? R। स्क्वायर कर रहे हैं मतलब AC की लेंथ का स्क्वायर। AC मतलब R, R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख दिया। BC क्या है? BC B है, B स्क्वायर। AD को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BD। लो लिख दो यार, AB प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। समझो आगे, R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD माइनस BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट जाएगा। R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर AB की लेंथ क्या है? A प्लस 2AB की लेंथ क्या है? A और इनटू में क्या? BD। क्या आया? BD। अब देखो अगर ट्राइंगल CBD में देखो आप, तो BD आपको नहीं पता, तो पता क्या है? BC पता है, और BC की लेंथ कितनी है? B है, और एंगल कितना है इनके बीच में? थीटा। तो बात को समझो, इन ट्राइंगल, इसको नाम रख देते अपन थर्ड इक्वेशन। इन ट्राइंगल कौन सा वाला? CBD। समझना बात को, CBD में BD को पता करना है, BD को सब्स्टिट्यूट करना है, और BC पता है। तो थीटा के लिए BD क्या है? बेस।
BD क्या है? बेस। तो BD हो गया बेस और BC क्या हो गया? हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं अपन? कॉस थीटा। लो यार, तो BD की लेंथ कितनी आएगी बताओ? BD की लेंथ कितनी आएगी बताइए जल्दी से? BC कॉस थीटा। और BC मतलब क्या? BC मतलब B, देखो ना ये B था, B कॉस थीटा। लो यार, इन थर्ड में क्या है बताओ? R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2A। अब BD की वैल्यू कितनी है? B कॉस थीटा। चलो B स्क्वायर को उस तरफ जाने देते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो R इक्वल क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये क्या था? इस रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड। क्या था ये? R का मैग्नीट्यूड। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब R की डायरेक्शन क्या है? मान लो R जो है AB के साथ बीटा एंगल बनाता है। R क्या करता है? AB के साथ बीटा एंगल बनाता है। अगर R AB के साथ बीटा एंगल बनाता है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। चलो आओ लगा दो tan थीटा। tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर मतलब क्या? CD अपॉन बेस मतलब क्या? AD। तो AD को क्या लिखेंगे? AB प्लस BD। AB प्लस BD। चलो देखो CD, इस ट्राइंगल में CD तो आया था कंस्ट्रक्शन से, लेकिन CD है परपेंडिकुलर। तो जैसे अपन ने BD अपॉन BC किया ना, वैसे अपन CD अपॉन BC करेंगे। जब CD अपॉन BC करेंगे तो CD की वैल्यू आएगी BC साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है? साइन थीटा। चाहो तो आप इधर कर भी लो यार, चलो ठीक है रहने देते हैं। तो अपन देखिएगा CD क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, मतलब B साइन थीटा अपॉन AB की लेंथ कितनी है? A प्लस BD आपको मालूम है कितना है? B cos थीटा। ये लो यार, tan बीटा का फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्या आ गया? B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। लो, तो अब बताइए R का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और R की डायरेक्शन भी। समझना बात को। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? इफ वी रिप्रेजेंट two vectors as the two sides of the triangle, then the resultant of the vectors will represented by the third side. अगर हम दो वेक्टर्स को जिनको ऐड करना है, अगर ट्राइंगल की दो साइड कह दें, क्या कह दें? कि वो ट्राइंगल की दो साइड हैं, तो फिर उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी। अगर हम दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड कह दें तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड। देख लो आप, मैंने इसको A कहा, इसको B, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? उसी ट्राइंगल की साइड कौन? AC। AC इक्वल AB प्लस BC। अब ये तो आ गया, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन क्या? तो मैंने यहाँ पे राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया और मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। R इक्वल टू ये आ गया और डायरेक्शन भी फाइंड करा दी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? छापो स्पीड से, जल्दी छापो, फिर बढ़िया 2-3 सवाल कराते तो मजा आ जाएगी आपको। जल्दी छापो। क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आ गया? तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ ये R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और डायरेक्शन हुई है A के साथ बीटा एंगल बना रहा है। जो भी आएगा लिख देंगे अपन। छापो जल्दी से। मेन आपको ये फॉर्मूले याद रखने, जैसे मैंने डब्बा बनाया, ध्यान देना, डब्बा बनाया, ये मेन फॉर्मूले हैं। काय का फॉर्मूला है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड बाय द एंगल थीटा, और डायरेक्शन क्या बताती है? इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ A। रिजल्टेंट विथ A मिटा दे। चलो देखो 2-3 सवाल करते हैं तो मजा आएगा आपको, बढ़िया है ना? चलो देखो, छाप लो जल्दी जल्दी, छाप लिया करो, बाद में रिवीजन करने के भी काम आएगा, है ना? हाँ, स्क्रीन पॉज करके छाप सकते हो, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझना अच्छे से। एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। समझना, ये जो P है ना, इसका मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड बराबर है। P और Q का मैग्नीट्यूड बराबर है और थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। तो आप जल्दी से बताइए कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
ठीक है ना। ये भी जान लीजिए कि जो P और Q है इनकी वैल्यू है 12 यूनिट। समझ लो, जो वेक्टर P है ना इसका मैग्नीट्यूड है 12 यूनिट और Q का भी कितना है 12 यूनिट और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। बताओ P प्लस Q का रिजल्टेंट क्या होगा। तो वेक्टर R बराबर क्या आएगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये हो गया। R के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा कॉस थीटा। चलो बताओ P का मैग्नीट्यूड कितना है 12, Q का मैग्नीट्यूड कितना है 12, 2 टाइम्स ऑफ P का मैग्नीट्यूड 12, Q का मैग्नीट्यूड 12 कॉस थीटा। थीटा मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ। चलो देखो यार, ये 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 3 टाइम्स हो गया 12 स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा 12 रूट 3। ये आ गया भैया। R का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो 12 रूट 3। क्या होगा R का मैग्नीट्यूड 12 रूट 3। समझ लो जो R है P के साथ कितना एंगल बनाता है बीटा। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या, B साइन थीटा। देखो जब A के साथ बनाता था तो फॉर्मूला क्या था B साइन थीटा। अब P के साथ बनाता है तो फॉर्मूला क्या होगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। याद है ना डायग्राम, जब A के साथ बीटा बनाता था तो फॉर्मूला क्या था B साइन थीटा और अब किसके साथ बना रहा P के साथ तो फॉर्मूला क्या होगा Q साइन थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू 12 है, साइन थीटा कितना साइन 60 रूट 3/2, P की वैल्यू 12 है, Q की वैल्यू 12 है, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, 2 से कट जाएगा 6 आएगा, 2 से कट जाएगा 6 आएगा, 6 रूट 3 अपॉन 12 प्लस 6 रूट 3 अपॉन 18, 6 3 जा 18, रूट 3 से कटेगा तो 1/√3। यार देखो tan बीटा कितना आ गया 1/√3। इसका मतलब बीटा कितना होगा 30 डिग्री। अगर tan बीटा 1/√3 है तो बीटा कितना होगा 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो R है ना R P के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। R क्या करता है मालूम आपको, P के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आ गया। R का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया आपने, R की डायरेक्शन भी निकाल ली। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्या समझ में आया, कोई वेक्टर P है उसका मैग्नीट्यूड ये है, Q का मैग्नीट्यूड ये है और दोनों के दोनों बीच में 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। बताओ इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन ये होगी। आया कुछ समझ में, बन जाएगा। चलिए छाप लीजिए इसको, बाकी फिर मैं आपको सीट भेज रहा हूं, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और जो मैंने डेरिवेशन कराया ना उस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से दिमाग में बिठाइए। एक भी लाइन अगर आपको क्लियर नहीं होती फटाक से मैसेज डालो। ऐप में चैट बॉक्स भी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम है ना तुरंत मैसेज करो यार, डिस्कस जरूर करो। डिस्कस करोगे हैं बताने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी बढ़िया आएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो और जो सीट भेज रहा हूं उसको सॉल्व करके भेज देना। ठीक है, छाप लो भैया।